हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो एग्जाम्स करीब आ गए और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नोट्स भी नहीं बनाए, स्टडी मटेरियल भी नहीं है, तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 डेज फार्मास्यूटिक्स चैलेंज, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में फार्मास्यूटिक्स को सुपीरियर लेवल से कंप्लीट करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ज़बरदस्त तरीके से पूरी फार्मास्यूटिक्स को यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। आपने नोट्स नहीं बनाए, आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, इवन दैट आपने एक लेक्चर भी कभी फार्मास्यूटिक्स का अपने कॉलेज में जाकर अटेंड नहीं किया, तब भी सारा कुछ समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको 7 दिनों तक, सिर्फ और सिर्फ आपको 7 डेज तक आपको लेक्चर्स देखने हैं, रोज़ाना एक लेक्चर आपको देखना है, सो दैट इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और इन 7 लेक्चर्स को, 7 वीडियोस को देखने के बाद में आप फार्मास्यूटिक्स में एकदम अपना बेस्ट देकर आ पाओगे। नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, प्रॉपर सारा कुछ समझ में आएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हम फार्मास्यूटिक्स को कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि एकदम ये लास्ट टाइम वीडियोस होती हैं कि बेसिकली अब आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड के भी जो है अप्रॉक्स 6 जून से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं और पंजाब बोर्ड से शायद 22 मई से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, ठीक है। सो दैट आप किस स्टेट से हैं और कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। इसी तरीके से हर वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, जिससे मुझे भी थोड़ा सारा मोटिवेशन मिलता रहे। तो लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। एज यू कैन सी दैट, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 7 चैप्टर्स हैं फार्मास्यूटिक्स में, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी कैरियर एंड फार्माकोपिया, ठीक है। इस चैप्टर को यानी कि चैप्टर फर्स्ट को आज के इस वन शॉट वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, सुपीरियर लेवल से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल भी आपको लेक्चर को स्किप नहीं करना है, बीच में से काट काट कर वीडियो को नहीं देखना है, सो दैट एक टॉपिक भी, एक कॉन्सेप्ट भी अगर मिस होता है तो आगे का समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर फर्स्ट को आपका मैं बता देता हूँ सिलेबस, टोटल ओवरऑल आपको बेसिकली फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना क्या है। देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको पढ़नी रहती है हिस्ट्री। यस, फार्मास्यूटिक्स का क्या इतिहास रहा है, बेसिकली ये हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इसी तरीके से फार्मेसी करने के बाद में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपके पास हैं, कहाँ कहाँ आपकी जॉब्स वगैरह लग सकती है, कैसे कैसे आप वर्क कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। दूसरी बात, जो तीसरा टॉपिक है इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट में, उसमें है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होती है, एक बुक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा लेक्चर में, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है बेसिकली पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में, यानी कि जब हम दवाई बनाते हैं तो दवाई बना तो लिया, अब उसको पैक भी तो करना है ना। जैसे सिरप है तो सिरप को बॉटल्स में पैक करना पड़ेगा, इसी तरीके से अगर टैबलेट्स हैं तो टैबलेट्स को, टैबलेट्स की जो स्ट्रिप्स आती हैं उनमें आपको पैक करना पड़ेगा, कैप्सूल्स को भी पैक करना पड़ेगा, ठीक है। इंजेक्शंस हैं तो उनको इंजेक्टेबल्स में, स्पाउस वगैरह में आपको पैक करना पड़ेगा, फिर उसकी एक और पैकेजिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको भी मतलब बहुत सारे बॉक्सेस को एक पैक के अंदर और करना पड़ेगा। ये सारे कुछ आप पढ़ते हो पैकेजिंग मटेरियल में। तीसरा चैप्टर है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसमें बेसिकली आप पढ़ते हो जो एडिटिव्स हम मिलाते हैं, ठीक है। अब कोई भी ड्रग है वो बेसिकली पार्टिकुलर एक्शन ही तो दे रहा है हमारी बॉडी पर जाकर, लेकिन उसको हम ऐसे तो इंटेक नहीं कर सकते ना, उसमें हमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलानी पड़ेंगी, जिससे हमारे ड्रग स्टेबल रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं चैप्टर थर्ड में। चैप्टर फोर जो है उसमें आपको पढ़ना है बेसिकली यूनिट ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि जैसे कि साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है, मिक्सिंग है, ठीक है। इसी तरीके से फिल्ट्रेशन है, ड्राइंग है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, ये सारे के सारे प्रोसेस आपको इसमें पढ़ने रहती है। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होती हैं, बेसिकली कोई भी अगर दवाई है तो किस तरीके से बनानी है, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना रहता है। फिर जो हमारा इसमें चैप्टर है वो है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। इसमें आपको एक एक पार्टिकुलर फॉर्मुलेशन, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, एलिक्सर है, सिरप है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, ठीक है, इंजेक्टेबल्स है, वैक्सीन है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, टैबलेट कैसे बनती हैं, कितने मेथड हैं, ठीक है। कैप्सूल्स कैसे बनता है, कैप्सूल क्या होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ठीक है। सिरप्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बेसिकली मतलब एडिटिव्स के तौर पर क्या क्या चीज़ें डलती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिकली चैप्टर 5 में पढ़नी रहती हैं, ठीक है, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो। चैप्टर 6 में आपको बेसिकली पढ़ना रहता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि वो जो इंडस्ट्री है, वो जो कंपनी है जो कि बेसिकली दवाई बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। सो दैट वहाँ पर दवाई किस तरीके से बनती है। अगर आप कोई भी टैबलेट बना रहे हो तो टैबलेट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरीके से, मतलब उसका पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरीके से सेटअप होती है, ये चीज़ आपको उसमें पढ़नी रहती है। जैसे वहाँ पर जनरेटर रूम, जिस तरीके से वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिस तरीके से वहाँ पर मतलब ओवरऑल जितने भी उसमें सेक्शंस हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी रहती हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें बेसिकली, ओके। जो चैप्टर 7 है, जो लास्ट चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना रहता है बेसिकली नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मीन दैट NDDS, ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली जो आप नया आधुनिक तरीका है दवाओं को इंट्रोड्यूस कराने का बॉडी में, ठीक है, वो कौन कौन से नए तरीके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती है चैप्टर 7 में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई आपको 1 महीने तक दवाई खानी, रोज़ाना मैं आपको टैबलेट्स दूंगा,
ठीक है, और 1 महीने तक आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पर आपको दवाई खानी है 1 महीने तक। ठीक है, आप क्या करोगे, कभी भूल जाओगे, कभी खाओगे, कभी नहीं खा पाओगे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सारा उसमें आ जाता है, ठीक है, परेशानी में। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सिर्फ आपको मैं एक टैबलेट दूंगा, 1 महीने की दवाई एक ही टैबलेट में करके दे दूंगा, ठीक है, तो आप मुझसे क्या कहोगे, सर मारोगे क्या? नहीं भाई, मारने का नहीं है। 1 महीने की दवाई एक टैबलेट में करके इस तरीके से देंगे कि पार्टिकुलर टाइम पर उसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, वो चैम्बर्स खुलते हैं, उसमें से ड्रग रिलीज होता है। इस तरीके से मतलब ये एक नया आधुनिक तरीका है एनडीडीएस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम चैप्टर 7 में कंप्लीट कर रहे होंगे। सो दैट बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट। थोड़ा सारा आज का ये कुछ मिनट्स जो हैं, कुछ वक्त इसमें थोड़ा सारा ये एक्स्ट्रा गया, बट क्योंकि ये सीरीज़ हमारी आज हम स्टार्ट करना है तो इसलिए थोड़ा सारा बताना ज़रूरी था, आपके सिलेबस का आपको इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी था, क्योंकि बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ से यहाँ पर पहुँचने वाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यस, फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी कैरियर एंड फार्माकोपिया, ये आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट। इसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस सुन लो, चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जैसे कि मैंने बताया कि भाई फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा, ये आपको पढ़ना है इंडिया में। ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन की फील्ड में क्या इतिहास रहा फार्मेसी प्रोफेशन का, इंडस्ट्री की फील्ड में क्या इतिहास रहा, फार्मेसी प्रैक्टिस की फील्ड में क्या इतिहास रहा, वेरियस जो फार्मेसी वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं या फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मीन्स दैट जो कुछ एसोसिएशंस हैं, जो कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं फार्मेसी की, उनके बारे में आपको पढ़ना है आज के इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। ठीक है, दूसरी चीज़ फार्मेसी एज ए कैरियर के, फार्मेसी करने के बाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हो, इस तरीके से। फिर है हमारे यहाँ पर फार्माकोपिया के बारे में आपको पढ़ना है। फार्माकोपिया पार्टिकुलर जब हमारे टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सारा हिंट में इस तरीके से कि भाई फार्माकोपिया कैसे बुक होती है, जिसमें उस कंट्री में यूज़ होने वाले जो ड्रग्स हैं उन ड्रग्स के बारे में सारा कुछ लिखा रहता है। जैसे कि कोई भी अगर ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ठीक है, अगर कोई भी पैरासीटामोल टैबलेट बनाई जा रही है, ठीक है, तो उस पैरासीटामोल टैबलेट में बेसिकली क्या क्या डाला जाएगा, ठीक है, एडिटिव्स के क्या होंगे, ड्रग कौन सा होगा, बेसिकली उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उसका डोज, उसकी मतलब सारा कुछ उसका अंदर लिखा रहता है उस बुक का अंदर। ये बेसिकली मैं आपको जब ये पार्टिकुलर टॉपिक आएगा तब डिटेल में बताऊंगा एकदम। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया हमें पढ़ना है जो हमारे भारत का है, दूसरा ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ना है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पढ़ना है, नेशनल फार्मूलरी हमें पढ़नी है एनएफ, और हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया यानी कि मार्टिनडेल, ये हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है जो हमारी इंडिया की जो फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ठीक है, सो दैट उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। आपने देखा भी होगा अगर कोई पैरासीटामोल की टैबलेट है, मेट्रोनिडाजोल का कोई भी मतलब टैबलेट है, देखो यहाँ पर मेरे पास एक आई ड्रॉप रखी है, ठीक है, आई ड्रॉप रखी है, यू कैन सी दैट, ये ठीक है, ये एक आई ड्रॉप है, देखो इसके आगे छोटा सारा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आईपी, ठीक है, यू कैन सी दैट, ये जो लिखा हुआ है छोटा सा आईपी, इस आईपी का मतलब क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि जो फॉर्मुलेशन बनाई गई है ये किस बुक से लेकर बनाई गई है, जो हमारी इंडिया की बुक है इंडियन फार्माकोपिया, उसमें इसकी सारी फॉर्मुलेशन, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स, कंपोजिशन, सारी चीज़ें लिखी हुई, इसकी जो डोज, इसकी जो है डोजेज, कितनी डोज में आपको इसको लेना है, बेसिकली सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो रही होती हैं। तो ये जो ड्रग है ना, ये इंडियन फार्माकोपिया से बनाई हुई है। इसी तरीके से बहुत सारी जो फॉर्मुलेशन है उनमें लिखा रहता है ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, सो दैट लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले देखो ये समझो यार फार्मास्यूटिक्स होता क्या है, ठीक है, आप सोच भी रहोगे यार सर आज के मतलब सर तो वह मीन्स दैट आप मुझे अपना भाई कह सकते हो, ठीक है, सर अगर आप मुझे कहोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सारा भी मतलब कुछ महसूस हो सकता है, बट अगर आप मुझे अपना भाई कहोगे ना तो आप एकदम फ्रीली एकदम पढ़ पाओगे, एकदम एंजॉय कर पाओगे लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई फार्मास्यूटिक्स, जानते हैं होता क्या है। देखो फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली जितनी हमारी फॉर्मुलेशन है, फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, इलेक्सर, सस्पेंशन, इमल्शन, ठीक है, इंजेक्टेबल्स या हमारी वैक्सीन्स हो गई, बहुत सारी जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, इन सबको मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, इन सबको मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना रहता है फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की विच डील्स विद द फॉर्मुलेशन, जो कि फॉर्मुलेशन के साथ में क्या करती है, डील्स करती है। फॉर्मुलेशन यानी कि कोई भी अगर हमारे पास मान लो कोई भी सिरप बना रहे हैं तो उसमें क्या फार्मूला हम लेंगे, ठीक है, कितने अमाउंट में ड्रग लेंगे, कितने अमाउंट में स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें कितने अमाउंट में हम ले रहे होते हैं, तो ये कुछ पढ़ना होता है हमें फार्मूलेशन में। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग, अब फॉर्मुलेशन कर लिया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है भाई, उसको बनाना है, ठीक है, फार्मूला हमने बना लिया, अब हमें बनाना है, ठीक है,
तीसरी चीज़ इवैल्यूएशन, अब बना तो ली दवाई, अब उसको इवैल्यूएट भी करना है ना कि भाई जो ड्रग हमने बनाया है, जो फॉर्मुलेशन सिरप एलिक्सर सस्पेंशन टैबलेट कैप्सूल हमने बनाया है, ये सेफ है भी या नहीं, ये ठीक बना है भी या नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं इवैल्यूएशन में। तीसरी चीज़, अब चेक भी कर लिया तो अब क्या करनी है, उसकी पैकेजिंग करनी, ठीक है। सो दैट पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, पैकेजिंग करनी रहती है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स की। तो फार्मेसी ऐसी ब्रांच है, फार्मास्यूटिक्स ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जो कि डील्स करती है किसके साथ में, फॉर्मुलेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की, इवैल्यूएशन की और पैकेजिंग की, किसकी, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की, ठीक है। या यूँ कहें कि भाई फार्मास्यूटिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी, के फार्मास्यूटिक्स क्या है, एक डिसिप्लिन है फार्मेसी का, दैट डील, जो कि डील करता है विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटी, ठीक है, किसी न्यू केमिकल एंटिटी को कन्वर्ट कर देना इनटू अ मेडिकेशन, दवाई में, ठीक है। कोई भी केमिकल एंटिटी है, ठीक है, कोई भी हमारे पास ड्रग है, उसको कन्वर्ट कर देना है किस में, मेडिसिन में। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये और बता दो कि भाई ड्रग और मेडिसिन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, तो वो भी आपको अभी बताऊंगा, पहले फार्मास्यूटिक्स को समझो, ठीक है। सो दैट क्या है कि फार्मास्यूटिक्स बेसिकली डील करती है किसी न्यू केमिकल एंटिटी को कन्वर्ट कर देना है मेडिकेशन में, ठीक है, टू बी यूज सेफली, जो कि सेफली इस्तेमाल की जा सके, यूज़ की जा सके। दूसरा इफेक्टिवली बाय पेशेंट, ठीक है, और पेशेंट्स के ऊपर वो जाकर इफेक्टिव हो, ठीक है, जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए सेफली हो, ठीक है, सेफ हो और इफेक्टिवली जाकर वर्क करे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन, और इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन को भी बेसिकली ये भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो, समझो फार्मेसी क्या है, ठीक है, फार्मेसी क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा हूँ ना आप, डिफार्म, फार्मेसी है क्या, ठीक है, तो ये भी चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी, बिल्कुल यार बेसिक से लेकर चल रहा हूँ एकदम, बस 7 लेक्चर देख लो पूरी फार्मास्यूटिक्स ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट। शायद देखो मैं ये तो नहीं कहता, बट शायद आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके का आपको लेक्चर शायद, ठीक है, सारी सबकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ऐसे लेक्चर्स भी मतलब डिलीवर नहीं किए जाते, उन्हें बेसिकली प्रॉपर समझ में भी नहीं आ पाता, प्रॉपर नोट्स उन्हें प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें आपको मिल रही है, बस 7 दिन 7 लेक्चर देख लो और पूरी फार्मास्यूटिक्स सुपीरियर लेवल से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इस बात की मैं आपको मतलब एकदम यकीन दिला सकता हूँ, ठीक है। द वर्ड फार्मेसी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, देखो जो वर्ड है ना ये फार्मेसी, ये जो फार्मेसी वर्ड है ये बेसिकली लिया कहाँ से गया, ये वर्ड इसको ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से फार्माकॉन से, ठीक है, फार्माकॉन से, जिसका मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग, ठीक है। तो फार्माकॉन एक वर्ड था ग्रीक वर्ड, उससे बेसिकली ये वर्ड निकाला गया है फार्मेसी, जिसका मतलब क्या है, मेडिसिन या ड्रग। फार्मेसी इज द आर्ट, फार्मेसी क्या है, ऐसी कला है, ऐसी आर्ट है, एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स prepared from natural and synthetic sources and using them for the treatment and prevention of diseases, यानी कि फार्मेसी ऐसी कला है या ऐसी साइंस है किसकी, मैन्युफैक्चर करने की, डिस्पेंस करने की ड्रग्स को, ठीक है, जो ड्रग्स प्रिपेयर्ड हम करते हैं किससे, बेसिकली प्लांट से, नेचुरल सोर्सेज से या बेसिकली सिंथेटिक सोर्सेज से, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज में प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, मैराइन वगैरह, और बाकी जो सिंथेटिक है वो बेसिकली जो लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं, ओके। एंड यूजिंग दैम, और फिर उस ड्रग को यूज़ करना किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, एंड प्रिवेंशन और बीमारियों से बचने के लिए उसको यूज़ करना, तो ये क्या है, फार्मेसी है। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट, मेन मुद्दा, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, के फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आपको समझना है, ठीक है। देखो सुनो, 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ कि भाई एंसेंट टाइम में यानी कि प्राचीन भारत में क्या इतिहास था, ठीक है, फार्मेसी प्रोफेशन का, ठीक है, क्या चीज़ कि एंसेंट यानी कि प्राचीन भारत में क्या इतिहास रहा फार्मेसी प्रोफेशन का। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, उससे पहले क्या मतलब इतिहास रहा फार्मेसी प्रोफेशन का, और देश आज़ाद होने के बाद में यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में क्या इतिहास रहा फार्मेसी प्रोफेशन का। ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है, ओके। हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज एंसेंट एंड बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हिस्ट्री है फार्मेसी प्रोफेशन का जो इतिहास है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई एंसेंट यानी कि प्राचीन भारत में क्या इतिहास रहा, आज़ादी से पहले क्या इतिहास था फार्मेसी प्रोफेशन का, और देश आज़ाद होने के बाद में क्या इतिहास रहा फार्मेसी प्रोफेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंसेंट फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि प्राचीन भारत में क्या इतिहास रहा है फार्मेसी प्रोफेशन का। इन एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत में द सोर्सेस ऑफ ड्रग्स वर ऑफ वेजिटेबल, एनिमल्स एंड मिनरल ओरिजिन, यानी कि जो सोर्सेज थे ड्रग्स के बेसिकली दवाओं को जहाँ से ऑब्टेन किया जाता था, दवाओं को या मेडिसिन को या ड्रग्स को जहाँ से
ऑब्टेन किया जाता था, प्राप्त किया जाता था, वो बेसिकली क्या थे? वो वेजिटेबल्स हो सकते थे, एनिमल्स हो सकते थे, या मिनरल ओरिजिन हो सकते थे। ठीक है, दे वर प्रिपेयर्ड एम्पिरिकली बाय फ्यू एक्सपीरियंस पर्सन। और उस ज़माने में जो कुछ जानकार लोग होते थे, जो कुछ एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते थे, उनके ज़रिए से बेसिकली ये काम अंजाम दिया जाता था। ठीक है, नॉलेज ऑफ दैट मेडिकल सिस्टम वाज यूजुअली केप्ट सीक्रेट अंडर अ फैमिली। और उसी परिवार के लोगों में, उसी परिवार के अंदर उसकी जो मतलब जो मेडिकल जो नॉलेज थी, ठीक है, जो मेडिकल सिस्टम था, उसकी जो नॉलेज थी, उसका जो ज्ञान था, ठीक है, उसका जो इल्म था, वो बेसिकली गुप्त रखा जाता था, प्राइवेट रखा जाता था, सेक्रेट रखा जाता था अपनी ही फैमिली में, अपने ही परिवार में, ताकि कि किसी दूसरे को पता ना चल जाए। ठीक है, सो दैट वो जो मेडिकल सिस्टम था प्राचीन भारत में, वो लोग अपना जो मतलब मेडिकल सिस्टम था उसको गुप्त रखते थे ताकि कि दूसरों को पता न चले। देयर वर नो साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। और ड्रग्स के कोई साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थे, यानी कि मतलब ड्रग किस क्वालिटी का है, ड्रग सेफ है या नहीं, ठीक है, ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, ड्रग में इम्प्यूरिटी है या नहीं, ठीक है, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था ड्रग्स का बेसिकली। ठीक है, द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिक्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल। और मुस्लिम रूल जब आया तो बेसिकली उसमें जो इंडियन सिस्टम था वो क्या हुआ, वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ गिरा। वाइल जबकि जो अरेबिक और यूनानी तिब्बी सिस्टम था, ठीक है, ये पनपा बेसिकली, ठीक है, फ्लोरिश हुआ, इसको मतलब बढ़ावा मिला। द फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल, और जो पहला जनरल हॉस्पिटल सेटअप हुआ था, कहाँ पर सेटअप हुआ था? पहला जनरल हॉस्पिटल कहाँ खुला था? मद्रास में खुला था 1664, 1664 में। क्या सर ये हमें डेट याद रखनी है? अभी नहीं करनी, ठीक है, डेट याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, याद करो तो कर सकते हो, ठीक है, बट इतना टाइम शायद आपके पास नहीं है कि आप प्रॉपर सारी डेट्स को भी याद रख पाओ। ठीक है, याद करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में कभी पूछ लें, ठीक है, वैसे पूछेंगे नहीं। अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में जब ब्रिटिश रूल आया, यानी कि इनका अंग्रेज़ों का दौर आया, ठीक है, अंग्रेज़ के बच्चे, तो ये जो है एलोपैथिक जो सिस्टम था, जो बेसिकली आज भी यूज़ होता है, गॉड स्टेट पैट्रोनेज, इसको मतलब एक खुली आज़ादी मिली, और ये मतलब एकदम पनपा और एकदम ये खुलकर सामने आया। ठीक है, कौन सा सिस्टम भाई? एलोपैथिक सिस्टम। एंड बिकम पॉपुलर बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी, और 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी के एंड में, उसके आखिर में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया लोगों में। द वेस्टर्न और सो कॉल्ड द एलोपैथिक सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम कह सकते हैं, या हम इसको एलोपैथिक सिस्टम जो है ये केम इनटू इंडिया, ये भारत में आया कब? जब ब्रिटिश ट्रेडर्स यानी कि जो अंग्रेज़ के बच्चे थे ना, ये बेसिकली व्यापारी बनकर ही तो आए थे हमारे देश में। ठीक है, व्यापारी बनकर आए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो व्यापारी बनकर आए थे और मतलब कारोबार करने के लिए आए थे, लेकिन इनके इरादे गलत थे। ठीक है, क्या थे? इनके इरादे गलत थे, तो इस तरीके से उन्होंने देश पर कब्जा किया था। ठीक है, सो दैट टॉपिक कहाँ से कहाँ को पहुँच जाता है, क्या पढ़ा रहा था मैं? यस, जो एलोपैथिक सिस्टम था वो भारत में आया किनके ज़रिए से? जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो कि बाद में रूलर्स बने, जो कि बाद में शासक बने, और उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई प्राचीन भारत में क्या इतिहास रहा। अब समझो, बिफोर इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले, यानी कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन चुका था, उस दौरान में फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा। ठीक है, द फर्स्ट केमिस्ट शॉप, जो पहली केमिस्ट शॉप या हम कह सकते हैं मेडिकल स्टोर, ठीक है, ओपन हुआ था। किसने ओपन किया था? स्कॉच बैथगेट ने। कहाँ पर? कलकत्ता में, 1811 में। 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड ये परफॉर्म किए जाने लगी। अकॉर्डिंग टू लंदन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म किए जाने लगी। फॉर्मल ट्रेनिंग कंपाउंडर्स को, ठीक है, कंपाउंडर्स जो होते हैं बेसिकली, तो कंपाउंडर्स को फॉर्मल ट्रेनिंग जो देनी स्टार्ट की गई, वो स्टार्ट की गई 1881 में बंगाल में, ड्यूरिंग 1901 टू 1930। ठीक है, 1901 से लेकर 1930 के बीच में जो सिस्टम था ट्रीटमेंट का, यानी कि इलाज करने का जो सिस्टम था, फॉर द प्रिवेलेंट डिजीजेज, यानी कि बीमारियों के इलाज के लिए बेसिकली, एंड एलिमेंट उनके इलाज के लिए, वो बेसिकली शुरुआत में क्या था? वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, वो आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, और क्या था? एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था। ठीक है, इनिशियली शुरुआत में जितने भी ड्रग्स थे वो इंपोर्टेड होते थे। कहाँ से? यूरोप से इंपोर्टेड होते थे हिंदुस्तान में। ठीक है, बेसिकली इंपोर्टेड यानी कि किसी दूसरे देश से सामान का या गुड्स का या मतलब जो माल होता है उसका देश में आना हमारे, ठीक है, इम्पोर्ट। सो दैट जो इम्पोर्ट होते थे दूसरे देश से, यानी कि यूरोप से इम्पोर्ट होते थे। लेटर यानी कि बाद में फिर कुछ ड्रग्स ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम के, वो इंडिया में ही, हमारी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर्ड किए जाने लगी। हमारी कंट्री में जो है उसको बेसिकली प्रिपेयर किया जाने लगा। 1901 में देखो क्या होता है,
सन 1901 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क का कलकत्ता में। किसने ओपन किया था? ये आचार्य पीसी राय ने। ठीक है। 1903 में क्या हुआ? स्मॉल फैक्ट्री, एक छोटी फैक्ट्री पैरल में यानी कि बॉम्बे में ये ओपन हुई बाय प्रोफेसर टी के गुज्जर। ठीक है। फिर 1907 में क्या हुआ? एलेम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा में स्टार्ट हुआ प्रोफेसर टी के गुज्जर के जरिए से। ठीक है। अब यहाँ पर ड्रग्स वर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश फॉर्म। ठीक है। देखो ये कितनी ज़्यादा मतलब आपको सुनकर भी एक तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हम इंडियंस के ऊपर, ठीक है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। ठीक है। मीन्स दैट ड्रग्स जो थे मतलब वो एक्सपोर्ट जो थे यानी कि हिंदुस्तान से बाहर जो दवाई जा रही थी, जो ड्रग्स जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के जा रहे थे। ठीक है। मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म, एकदम क्रूड फॉर्म में ड्रग्स जाते थे, एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश फॉर्म, और फिनिश फॉर्म में यानी कि तैयार होकर आते थे। ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात थी। ठीक है। कि यहाँ से ड्रग्स कैसे जा रहे थे? क्रूड फॉर्म में जा रहे थे, और वहाँ से हमें एकदम किस फॉर्म में? फिनिश फॉर्म में यानी कि मेडिसिन के फॉर्म में हमें ड्रग्स मिल रहे थे। ठीक है। इंपोर्ट हो रहे थे। लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ 1914 से 1920 तक, जो इम्पोर्ट्स था ड्रग्स का वो एकदम स्लो डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा गिर गया। उसके बाद में देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द क्वालिटी ऑफ ड्रग इम्पोर्टेड। ठीक है। इम्पोर्टेड इन एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिकली जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ 1914 से 1920 तक, तो इम्पोर्ट जो था यानी कि जो बाहर से ड्रग्स हमारे भारत में, हिंदुस्तान में इम्पोर्ट किए जा रहे थे, उसकी क्वालिटी किस टाइप की है इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। यानी कि वो ड्रग ख़राब क्वालिटी का है, बेकार क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है, या सेफ़ है या अनसेफ है, ये सारी चीज़ें, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था बेसिकली। ठीक है। सो दैट इन एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन, जब कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई रोकथाम ही नहीं थी, द मैन्युफैक्चरर्स अब्रॉड took advantage of the situation and dumped inferior quality medicines and adulterated drugs in India। तो जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी ना, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया कि बेकार, घटिया, डम्प्ड, इन्फीरियर क्वालिटी के, बेकार, घटिया क्वालिटी के मेडिसिन और एडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावटी ड्रग्स, इम्प्योर ड्रग्स, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया हमारे भारत में, हमारी इंडिया में, इन रेस्पॉन्स टू दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन के रेस्पॉन्स में क्या हुआ? एंड टू कंट्रोल फार्मेसी प्रैक्टिस इन 1930, ठीक है, 1930 में इस सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए डेंजरस ड्रग एक्ट को पास किया गया। ठीक है, ये एक्ट पास किया गया। ठीक है। अब सुनो भाई, ड्रग इंक्वायरी कमेटी होती क्या है? ड्रग इंक्वायरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930, ठीक है, 11 अगस्त 1930 में हमारी भारत की सरकार ने अपॉइंट की एक कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, जिसका चेयरमैन बनाया गया किसको? लेट RN चोपड़ा को। ठीक है। टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, के जो हमारे भारत में बेसिकली क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको जानने के लिए। ठीक है। एंड रिकमेंडेड द मेजर्स टू बी टेकन, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या फैसला लेना चाहिए, इस सारी चीज़ों को बेसिकली हैंडल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया? RN चोपड़ा को। ठीक है। दिस कमेटी पब्लिश इस रिपोर्ट इन 1931, और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1931 में पब्लिश की। इट वाज रिपोर्टेड दैट, और इस कमेटी ने उसमें ये रिपोर्ट किया कि भाई देयर वाज नो रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, के यार फार्मेसी प्रोफेशन का तो कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स ही हमारे पास नहीं है। ठीक है। बेसिकली कोई रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ही नहीं है फार्मेसी का। जिसको देखो कंपाउंडर बना पड़ा है, जिसको देखो मतलब फार्मासिस्ट बना पड़ा है, जिसको देखो वो दवाइयाँ दे रहा, तो कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ही नहीं है फार्मेसी का। अ सेट ऑफ पीपल नोन एज कंपाउंडर्स वाज फिलिंग द गैप, कुछ लोग, कुछ ग्रुप के लोग, कुछ समूह के लोग, जिनको कंपाउंडर्स के नाम से उस टाइम पर जाना जाता था, वो बेसिकली इस गैप को, इस कमी को पूरी कर रहे थे। जस्ट आफ्टर द पब्लिकेशन, जैसे ही ये पब्लिकेशन हुआ, ठीक है, रिपोर्ट का, जैसे ये जो रिपोर्ट थी ये पब्लिक हुई, प्रोफेसर महादेवा लाल श्रॉफ ने इनिशिएट करी एक फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। ठीक है, मतलब शुरुआत करी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी लेवल पर। कहाँ पर स्टार्ट करी गई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की गई थी। ठीक है। सो दैट ताकि के वेरियस कोर्सेज लॉन्च हो, फिर उसके बाद में बेसिकली B.Pharm, M.Pharm, D.Pharm डिप्लोमा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके बाद में स्टार्ट हुई। ओके। सो दैट अब थर्ड जो हमारे यहाँ पर है टॉपिक, वो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद में क्या इतिहास रहा है फार्मेसी प्रोफेशन का।
तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो देश आज़ाद होने के बाद में अब हमें बेसिकली खुली आज़ादी थी कि अब हम अपने रूल्स बनाएं और अपने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को स्टार्ट करें, वेरियस कोर्सेज को लॉन्च करें और एक सारा जितना भी जो मतलब पहले गड़बड़ी हो रही थी अंग्रेज़ों के दौर में, उसको सारी चीज़ों का मतलब एक सेटअप किया जाए। ठीक है। एट इंडिपेंडेंस इन 1947 में बेसिकली इंडिया इनहेरिटेड अ सिस्टम, बेसिकली हमारे भारत में एक सिस्टम चल रहा था फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन के लिए, जो कि किसका लाया हुआ था, बेसिकली ब्रिटिश रूलर्स यानी कि जो ये अंग्रेज के बच्चे थे, ये बेसिकली इनका लाया हुआ ये सिस्टम था जो कि अनऑर्गेनाइज था। ठीक है, मतलब एकदम बेकार और कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं था फार्मेसी प्रैक्टिस पर। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेकार। द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस वाज नॉट रियलाइज अंटिल आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज गेन, और जो कॉन्सेप्ट था फार्मेसी प्रैक्टिस का वो रियलाइज ही नहीं हो पाया था, वो पता ही नहीं चल पाया था बेसिकली फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी मतलब प्रोफेशन है क्या। ठीक है, ये रियलाइज ही नहीं हो पाया था जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली, अंटिल आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज गेन, यानी कि जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली इन 1948 में। अब होती है यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट। ठीक है, अब 1948 में द फार्मेसी एक्ट 1948 वाज इनेक्टेड एज द नेशंस फर्स्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। यानी कि 1948 में जब देश आज़ाद होने के बाद में फार्मेसी एक्ट 1948 इसको पास किया गया। ठीक है, ये बेसिकली ये एक्ट बनाया गया है जो कि आप पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में या फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जो सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा सेकंड ईयर में, उसमें आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, 1948 में 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 इनेक्ट किया गया। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे भारत का नेशंस का फर्स्ट कम से कम कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फार्मेसी प्रैक्टिस को मतलब करने के लिए। ठीक है, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, फार्मासिस्ट बनने के लिए या एज मतलब जॉब करने के लिए क्या होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें मतलब इन सारी की सारी चीज़ों को रेगुलेट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए, रेगुलेट करने के लिए प्रैक्टिस एजुकेशन, प्रैक्टिस को, एजुकेशन को और प्रोफेशन को फार्मेसी के। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो जो आपको याद करने वाली चीज़ है ना, वो यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि वो डेट्स आपको बेसिकली ज़रूर पता होनी चाहिए। 1948 में क्या हुआ कि फार्मेसी एक्ट 1948 ये पब्लिश हुआ, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आपसे 1 मार्क में पूछ सकता है कौन, एग्जामिनर आपके एग्जाम्स में। ठीक है, दूसरी बात एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जब आपका वाइवा वोस होगा तो प्रैक्टिकल के दौरान में जो एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई फार्मेसी एक्ट कब पास किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1948 में 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 ये बेसिकली पब्लिश हुआ। फिर 1948 में और क्या क्या हुआ, इंडियन फार्माकोपियल कमेटी ये कंस्टिट्यूट की गई जिसका चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर BN घोष को। ठीक है, फिर 1949 में 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ये बेसिकली एस्टेब्लिश हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि PCI जो है बेसिकली ये सिलेबस जो आप पढ़ो डी फार्मा का किसने बनाया, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एक रेगुलेटिंग बॉडी है फार्मेसी की बेसिकली। ठीक है, तो PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये कब एस्टेब्लिश हुई 1949 में, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ का भाई यहाँ पर 1954 में क्या हुआ, ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये पास हुआ स्टॉप करने के लिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बेकार उल्टे सीधे मतलब आलतू फालतू के जो एड्स और एडवर्टाइजमेंट उस टाइम पर चलाए जाते थे उसको स्टॉप करने के लिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को स्टॉप करने के लिए ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये पास किया गया। दूसरा 1954 में और क्या हुआ, 1954 में एजुकेशन रेगुलेशन ये बेसिकली कम इन फोर्स बेसिकली ये आया। फिर जो है 1955 में 1955 में मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट ये पास हुआ एनफोर्स करने के लिए यूनिफॉर्म ड्यूटी को फॉर ऑल दी स्टेट्स फॉर अल्कोहल प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली। फिर 1955 में और क्या हुआ, फर्स्ट एडिशन जो था इंडियन फार्माकोपिया का ये पब्लिश हुआ। देखो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने आपको अभी तक तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बताए, फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई फार्मेसी एक्ट 1948 में 1948 में पास हुआ। दूसरी चीज़ पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कब बनाई गई? तो 1949 1949 में बनाई गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पहला जो फर्स्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो कब पब्लिश हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 1955 में पब्लिश हुआ था। 1966 में। यार देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको थ्योरी और सिर्फ समझाऊंगा नहीं, बल्कि हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मतलब होना चाहिए वो मैं आपको याद भी कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, सो दैट डीपीसीओ यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ये पास हुआ और फिर ये रिवाइज होता रहा 1970 में, 1979 में, 1987 में, 1995 में, फिर 2013 में बेसिकली ये रिवाइज होता रहा बेसिकली। ठीक है, 1955 को 1985 में नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ये जो है पास हुआ प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी को, किससे? डेंजर और जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं। ठीक है, यानी कि एडिक्टिव ड्रग्स अल्कोहल है, ठीक है, चरस, भांग, गांजा, हेरोइन, ये उल्टी सीधी चीज़ें जिसके बाद इंसान मतलब बिल्कुल ऊट पटांग हरकतें करने लगता है और अपना जो मतलब एक होश है वो खो बैठता है। ठीक है, सो दैट उससे सोसाइटी को, समाज को बचाने के लिए ये एक्ट पास किया गया, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में। उसके बाद में एंड दी अदर पॉलिसीज और एक्ट्स ये सारी की सारी चीज़ें पास की गई हमारे देश आज़ाद होने के बाद में। तो ये तो था इतिहास। अब देखो जो इतिहास जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि भाई फार्मेसी एजुकेशन की फील्ड में हमारे फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा है भारत में, यानी कि जो ये फार्मेसी एजुकेशन डी फार्म कोर्सेज हैं, ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से इसमें मतलब इतिहास रहा है फार्मेसी प्रोफेशन का। द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि फार्मेसी एजुकेशन जो है हमारे भारत में उसके रिलेशन में फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कॉलेज हमारे भारत में, इंडिया में, ठीक है, वास कौन सा था? वो मद्रास मेडिकल कॉलेज था, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1838 में। सर डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वी आर प्रोफेशनल, जहाँ पर इस कॉलेज में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी स्टूडेंट्स को ट्रीट करने के लिए, पेशेंट्स को, ठीक है, बेसिकली मरीजों का इलाज करने के लिए, ड्रग्स के साथ में, दवाइयों के साथ में। द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया, और एशिया में जो पहला फार्मेसी कॉलेज था वो स्टार्ट हुआ था गोवा में 1842 में। ये डेट भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द फर्स्ट 2 ईयर प्रोफेशनल कोर्स, जो पहला 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स था, यानी कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ठीक है, ड्रगिस्ट डिप्लोमा, वो स्टार्ट हुआ मद्रास में, मद्रास मेडिकल कॉलेज में 1874 में। ठीक है, एंसेंट, ठीक है, ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पर बेसिकली जो हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है ड्रग्स की, तो वो 3 साल का बेसिकली बेफार्म कोर्स जो था वो पहले 3 साल का हुआ करता था। तो 3 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बेफार्म प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया? महादेवा लाल श्रॉफ ने, जो कि बेसिकली इनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन कहा जाता था इंडिया में। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये बेफार्म कोर्स जो कि 3 साल का था उस टाइम पर ये स्टार्ट किया गया 1932 में। पहला एम फार्म कोर्स, यह पहला एम फार्म प्रोग्राम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया 1940 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फिर 1945 में क्या हुआ कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि PhD प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। टुडे आज के दौर में और आज के टाइम में जो फार्मेसी कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्म कोर्स है, ठीक है, जो कि बेसिकली आप कर रहे हो डी फार्म फर्स्ट ईयर, यहाँ पर मैं आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहा हूँ। दूसरा कोर्स बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, जो कि एक बैचलर डिग्री है, ठीक है, बी फार्म कोर्स। तीसरा यहाँ पर मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि एम फार्म कोर्स। चौथा मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी यानी कि MS फार्म। पांचवा जो कोर्स है वो क्या है? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्मडी, जो कि बेसिकली 6 साल के ग्रेजुएट मतलब काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है। 6th है यहाँ पर हमारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि PhD इन फार्मेसी। तो बेसिकली जो एंट्री पॉइंट है डी फार्म, बी फार्म, फार्म डी कोर्स के लिए, ये सारे के सारे 12 साल का 12 ईयर्स का हम मान सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन के लिए साइंसेस में। बेसिकली डी फार्म 2 साल का हो गया, बी फार्म 4 साल का हो गया और फार्म डी 6 साल का हो गया। तो बेसिकली इन सबको जब आप प्लस कर दोगे तो कितना बैठेगा? 12 साल बैठेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर भाई कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फील्ड में, यानी कि किस तरीके से फिर हमारे भारत में इंडस्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हुई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनना और ये लगना बेसिकली स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो यहाँ पर क्या है? जैसे इंडिजिनस मेडिसिन्स,
were manufactured and used at small scale prior to the use of allopathic medicines during British rule। यानी कि इंडिजिनस, यानी कि पहले जो हमारे भारत के जो सिस्टम थे वो बेसिकली वर मैन्युफैक्चर्ड करते थे और यूज़ होता था वो बेसिकली स्मॉल स्केल पर, एक छोटे पैमाने पर, जब तक जो है किसके एलोपैथिक मेडिसिन के यूज़ से पहले, यानी कि ब्रिटिश रूल के दौरान। उसके बाद में जो बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स था वो फर्स्ट इंडिजिनस इंडस्ट्री थी जो कि एस्टेब्लिश हुई 1892 में। किसके ज़रिए से? बाय आचार्य पीसी राय। किसमें? कैलकाता में। ओके। प्रोफेसर टी के गुजर सेटअप अ स्मॉल फैक्ट्री इन बॉम्बे। और प्रोफेसर टी के गुजर ने एक सेटअप किया, ठीक है, किसका? एक स्मॉल फैक्ट्री का बॉम्बे में, यानी कि पैरल में 1903 में। और जो एलेम्बिक केमिकल वर्क्स था वो कहाँ पर? किसमें? 1907 में बड़ौदा में बेसिकली स्टार्ट किया गया। 1940 में, यानी कि 1940 में गवर्नमेंट ब्रॉड ड्रग बिल टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ब्रिटिश इंडिया। यानी कि 1940 में, 1940 में गवर्नमेंट जो है एक बिल लेकर आई, ठीक है, एक बिल को जो है रेगुलेट किया गया, क्या करने के लिए? कि भाई जो इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि बाहर से जो ड्रग्स या जो दवाइयाँ या जो मतलब जो सामान है वो इंपोर्ट हो रहा है हमारे भारत में, और मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है और जो सेल हो रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग्स का ब्रिटिश इंडिया में, सो दैट उसको रेगुलेट किया जा सके। 1941 में क्या हुआ? 1941 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ये कंस्टिट्यूटेड किया गया। फिर जो केमिकल, इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज थी उनको एस्टेब्लिश किया गया मुंबई में बाय डॉक्टर के हमीद 1935 में। जो नाम था इस कंपनी का उस टाइम पर, ठीक है, तो वो बेसिकली ये नाम था केमिकल, इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, जो कि मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, जिसको आज सिप्ला लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जो नाम था इस कंपनी का ये चेंज हुआ, सिप्ला लिमिटेड इसका नाम रखा गया। कब? 20 जुलाई 1984 में, ठीक है। 1954 में, 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ये सेटअप हुई, कहाँ पर? पिंपरी में, नियर पुणे के पास में। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी कहाँ पर? हैदराबाद में, ठीक है। आफ्टर द नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वर इंक्रीज डे बाय डे। और फिर प्रतिदिन, यानी कि दिन ब दिन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज थी, जो कंपनीज थी, उनका नंबर बेसिकली बढ़ता जा रहा था, ठीक है। सो दैट देयर इज़ नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया मे रैंक अमॉन्ग द टॉप 5 ग्लोबल फार्मा मार्केट बाय 2030, ठीक है। यानी कि 2030 तक, 2030 तक टॉप फाइव ग्लोबल फार्मा मार्केट में बेसिकली हमारे जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, ये उसमें आएगा, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की इंडिया में वो रैंक कर रही है, ठीक है। सो दैट नाउ द टॉप 5 फार्मा कंपनीज आर। अब जो बेसिकली जो टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे भारत में जो कि दवाइयाँ बना रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? टॉप 5 में कौन कौन सी हैं? एक तो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसके फाउंडर हैं दिलीप शांघवी, ठीक है, 1983 में बेसिकली एस्टेब्लिश हुई। दूसरी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड, इसके जो फाउंडर हैं वो है के रेड्डी, 1984। तीसरी है यहाँ पर सिप्ला, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर के हमीद, 1935। फिर है यहाँ पर दिवीज लेबोरेटरी, जिसके फाउंडर हैं मुलाली देवी, 1919। फिर है यहाँ पर ऑरोबिंदो फार्मा, जिसके फाउंडर हैं PVR रेड्डी और KN रेड्डी, 1986 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। सो दैट आपको ये समझ में आ गया। थोड़ा सारा बोरिंग चैप्टर है, और थोड़ा सारा नहीं, कुछ ज़्यादा ही बोरिंग चैप्टर मुझे लगता है, क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना रहता है, ठीक है। सो दैट ये एक सब्जेक्ट है, बट ये एक सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर जो है स्टार्टिंग वाला, ठीक है। इसमें ये जो इतिहास हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है यही थोड़ा सारा स्टूडेंट्स को टिपिकल लगता है। बट देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो इन नोट्स में लिखा हुआ है सिर्फ आप उसी को लिख कर आओ, ठीक है। सिर्फ उसी को लिख कर आओगे तो मतलब अगर आप ये सोचकर सारा कुछ याद करोगे, पढ़ोगे, तो शायद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर भूल जाओगे, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, आप मेरी बातों पे ध्यान दो। मैं क्या आपको बता रहा हूँ, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझो, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझ कर जाओगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो बहुत आसानी से हिंदी में लिख सकती हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत आसानी से लिख सकती हैं। तो अपनी लैंग्वेज में आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाओगे, और इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त
ठीक है, और इवन दैट फुल मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई कि बेसिकली प्राचीन भारत में क्या होता था, ठीक है, आज़ादी से पहले क्या होता था, आज़ादी के बाद क्या होता था, बहुत एकदम स्टोरी की तरह मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की फील्ड में फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा, ये छोटे छोटे पॉइंट 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान में रख लेना, कौन सा बेसिकली पहला कॉलेज कब बना, कहाँ पर बना, ठीक है, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म कोर्सेज ये सारे के सारे कहाँ पर स्टार्ट हुए। तीसरी चीज़ कि भाई फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ थी इसमें 2-4-5 ये आप याद रख लेना कि भाई डॉक्टर सिप्ला जो बेसिकली कंपनी है उसके फाउंडर डॉक्टर के हमीद, ठीक है, ये 2-4 नाम याद रख लेना, और पहली इंडस्ट्री कब शुरुआत हुई थी ये थोड़ा सारा करके, बाकी अपनी मतलब उससे, ठीक है, नॉलेज से वहाँ पर आप लिख कर आ जाओगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम यहाँ पर देखो पढ़ने वाले कि भाई फार्मेसी प्रैक्टिस की फील्ड में फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा है इंडिया में। फार्मेसी प्रैक्टिस इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी प्रैक्टिस बेसिकली ऐसे डिसिप्लिन है फार्मेसी का विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, डेवलपिंग द प्रोफेशनल रोल्स, यानी कि जो प्रोफेशनल रोल्स हैं फार्मासिस्ट के, जो स्कोप है फार्मेसी प्रैक्टिस का इंक्लूड्स मोर ट्रेडिशनल रोल्स जैसे कि कंपाउंडिंग करना, ठीक है, बेसिकली डिस्पेंसिंग करना मेडिकेशंस को, मॉडर्न सर्विसेज इसमें आ जाती हैं, रिलेटेड टू हेल्थ केयर से रिलेटेड इंक्लूडिंग क्लिनिकल सर्विस इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरीके से रिवाइव करना मेडिकेशंस का फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, यानी कि जो मेडिसिन है वो कितनी ज़्यादा सेफ़ है उसका रिव्यू करना। इसी तरीके से प्रोवाइड करना ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में पेशेंट को बताना, ठीक है, कि बेसिकली ये ड्रग आपके लिए कितना ज़्यादा सेफ़ है, उसके अंदर कौन कौन सी सारी की सारी चीज़ें, उसकी एक्सपायरी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें, उसकी डोज, उसकी डोजेज, ये सारी चीज़ें। द ओरिजिन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। जो ओरिजिन था, जो शुरुआत हुई फार्मेसी प्रैक्टिस के भारत में वो 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। द इंसेप्शन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, जो इंसेप्शन था बेसिकली फार्मेसी प्रैक्टिस का भारत में, मार्क्ड हुआ बाय केमिस्ट और ड्रगिस्ट प्रोग्राम के नाम से, ठीक है, 1870 में ट्रेन करने के लिए स्टूडेंट्स को कि भाई वो नॉलेज गेन करें, टू गेन स्किल्स इन फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस हैज़ इवॉल्व थ्रू 4 स्टेजेस, और बेसिकली 4 स्टेजेस के ज़रिए से फार्मेसी प्रैक्टिस को यहाँ पर क्या किया गया, इवॉल्व किया गया। तो फर्स्ट है यहाँ पर ट्रेडिशनल एरा। ट्रेडिशनल एरा में देखो क्या होता था, इट वाज द पीरियड फ्रॉम 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी से, ठीक है, 20th सेंचुरी से ये पीरियड है, ठीक है। द फार्मासिस्ट वर इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन, उस टाइम पर क्या होता था कि फार्मासिस्ट जो थे वो इन्वॉल्व होते थे किस में, फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व होते थे, डिस्पेंस करने में ड्रग को, और स्टडी करने के लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को, नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो कि एनिमल से, प्लांट से और मिनरल ओरिजिन से बेसिकली हमें प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उस टाइम पर इसमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हुआ करते थे। दूसरा फिर साइंटिफिक एरा, इसमें क्या होता था, ये जो एरा है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टार्ट हुआ, और इस पीरियड में ड्रग्स जो है फार्मासिस्ट बनाने लगे, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में जो ड्रग्स थे वो फार्मासिस्ट बनाने लगे। दे वर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, और जो साइंटिफिक स्टडी थी ड्रग्स की उसमें इन्वॉल्व होने लगे। एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड साइड इफेक्ट्स, और बेसिकली उस ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मीन्स दैट हमारी बॉडी पर जाकर वो किस तरीके से काम करेगी, किस रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगी, किस तरीके से हमारी बॉडी में जाकर वो ऐड करेगी, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों में साइंटिफिक एरा में फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होने लगे। उसके बाद में आता है फिर क्लिनिकल एरा। क्लिनिकल एरा में ये एरा स्टार्ट हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में फार्मासिस्ट वर एजुकेटेड इन द एरिया ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, यानी कि जो फार्मासिस्ट थे उनको बेसिकली एजुकेट किया जाने लगा, उनको पढ़ाया जाने लगा किस में, क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में, ताकि कि वो एस्टेब्लिश करें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को एस्टेब्लिश करें, यानी कि जैसे एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एलिमिनेशन है, यानी कि कोई भी अगर हमने दवाई खाई तो उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा। अब खाई तो हमने स्टमक में गई ना, बेसिकली पेट में गई, पेट से पूरी बॉडी में, मान लो सर में दर्द है तो खाई तो पेट में है ना, तो सर मतलब दिमाग में कैसे जाके काम करेगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एलिमिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें में बेसिकली इसके जो पैरामीटर्स हैं इनमें इन्वॉल्व होने लगे फार्मासिस्ट। उसके बाद में फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इंडिया में जो डेवलपमेंट था मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी का वो शुरुआत हुई उसकी 20th सेंचुरी में। जो फार्मासिस्ट थे वो की प्लेयर्स थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, यानी कि जो फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ थी उनके डेवलपमेंट में जो की प्लेयर्स थे वो कौन थे, फार्मासिस्ट थे, ठीक है, इस एरा में। टुडे
आज के टाइम में, आज के दौर में फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर सेक्टर, के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फार्मासिस्ट आज के टाइम में। कहाँ पर? हेल्थ केयर सेक्टर में। एज दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट्स मेडिसिन रिलेटेड नीड्स, यानी कि मरीज़ को, पेशेंट को किस टाइप की बेसिकली दवाई की ज़रूरत है, किस मेडिसिन की उसको नीड है, किस मेडिसिन की उसको ज़रूरत है, इसमें बेसिकली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो उनके मतलब एक उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेसिकली वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट। समझ में आ रही है बात? तो एक पोर्शन हमने ख़त्म करा। अब हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं भाई फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस इंडिया में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सारा मैं आपको इन नोट्स के बारे में भी बता देता हूँ। ये नोट्स जो हैं देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट, यहाँ पर मेरे पास ये नोट्स हैं बेसिकली फार्मास्यूटिक्स के कंप्लीट। ठीक है, यू कैन सी दैट, यस, कंप्लीट सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ये नोट्स हैं बेसिकली, सारे के सारे चैप्टर्स के, ऑल 7 चैप्टर्स। ठीक है, कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स के नोट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में नोट्स बनाए गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनली इन्हीं नोट्स को अगर आप पढ़ते हो और इन्हीं नोट्स को आप अच्छे से मतलब समझते हो तो आप अपना बेस्ट देकर आ पाओगे अपने एग्ज़ाम्स में। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी टाइप की बुक, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल, किसी भी टाइप के क्लास नोट्स, इवन दैट आपके कॉलेज के नोट्स, इवन दैट आपके टीचर्स के, आपके फ्रेंड्स के नोट्स, आपको बिल्कुल भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ओनली एंड ओनली अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नोट्स का आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अपने बेस्ट देकर आ पाओगे अपने एग्जाम्स में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल आपके सिलेबस पर बेस्ड नोट्स हैं। ठीक है, एकदम मतलब बहुत सुपीरियर लेवल के नोट्स हैं और यहाँ पर इन्हीं नोट्स का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप पूछोगे कि सर ये नोट्स हमें मिलेंगे कहाँ पर? तो हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमडीएस फार्मेसी सर्च कर भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट लिंक पर जैसे आप टच करोगे बेसिकली एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह कर लेना। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और इसके जो प्राइस हैं, शुरुआत में हमने 149 रुपीज़ प्राइस रखी थी, बट हमने और ज़्यादा रिड्यूस करी ताकि कि स्टूडेंट्स ईजिली उसको अफोर्ड कर सकें। हमने 120 रुपीज़ उसकी प्राइस करी। ठीक है, फिर भी मतलब अब हमने इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है ताकि कि हर स्टूडेंट ठीक है मतलब वो नोट्स को अफोर्ड कर सके। ओनली एंड ओनली 49 रुपीज़, 49 रुपये में आपको कंप्लीट पूरी फार्मास्यूटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स के एकदम सीरियल वाइज सुपीरियर लेवल के एकदम सुपर डुपर नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब बचता क्या है, आप मुझे बताओ क्या बचता है? ठीक है, नोट्स भी आपको मिलना है, लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलना है 7 दिन में पूरी फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, एक लेक्चर रोजाना देखोगे, उसको अच्छे से समझ लोगे, एकदम ध्यान में बिठा लोगे तो एकदम यार कंप्लीट। ठीक है, फार्माकोग्नोसी की भी हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, सीरीज़, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। उसमें 12 डेज में हम पूरी फार्माकोग्नोसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भाई फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल पूरे भारत में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, ठीक है, उनकी एक अलग संस्था बना दो, उनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दो, उनकी एक अलग एसोसिएशन बना दो। पूरे भारत में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनकी एक अलग संस्था बना दो, उनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग एक एसोसिएशन उनके बना दो भाई। ठीक है, इसी तरीके से पूरे भारत में जितनी भी फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, ये फार्मेसी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उनके एक अलग एसोसिएशन बना दो। तो ये सारी की सारी एसोसिएशंस आपको पढ़नी रहती हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस इन इंडिया, देयर आर नंबर ऑफ फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस इन इंडिया। भारत में बहुत सारी फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एसोसिएशंस हैं, बट सम ऑफ द रिनोव्ड एंड इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा एकदम मानी जानी वाली और मतलब एक तरीके से जो मतलब फेमस हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस है और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुछ यहाँ पर हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो कि मुंबई में है, 1939 में बेसिकली स्टार्ट हुई। एंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी फार्मास्यूटिकल बेसिकली बहुत पुरानी एसोसिएशन है फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स की भारत में, विद ओवर, जिसमें बेसिकली 3000 के करीब मेंबर्स एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट को किस मैटर्स पर, उन मैटर्स पर किसका जो प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस है बेसिकली उनके मैटर्स पर एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है, सरकार को। दूसरी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट,
यानी कि जितने बेसिकली मेडिकल स्टोर्स हैं, ठीक है, तो इनके बेसिकली एक अलग एसोसिएशन है। जैसे कि इट हैज़ रिटेल एंड होलसेल फार्मासिस्ट जितने हैं, ठीक है, एज ये मेंबर हैं और इनका ऑफिस जो है वो बेसिकली तालुका डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पर है विद द नेम ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नाम से। तीसरी जो यहाँ पर एसोसिएशन है वो है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो कि मुंबई में है। 1961 में 1961 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, जिसमें ओवर 1000 के करीब इंडियन लार्ज मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। और स्टेट बोर्ड्स और ये इस्टेब्लिश हुई टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने के लिए, सेफ़ और एफिकेशियस अफोर्डेबल क्वालिटी की मेडिसिन किसको, ताकि कि हम पेशेंट्स को और जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको हम एकदम बहुत कम अमाउंट में एकदम सेफ़ और एकदम इफ़ेक्टिव, एफिकेशियस या एफिकेशियस, ठीक है, और अफोर्डेबल क्वालिटी की जो मेडिसिन है वो हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इसलिए चौथी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वह है ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 1964। ये ओनली कॉस्मेटिक एसोसिएशन है जो कि प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट करती है, बचाती है स्मॉल स्केल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को इंडिया में। कॉस्मेटिक्स में जितनी आ जाती हैं, ठीक है, सारी के सारी क्रीम्स, जेल्स, फेस वॉश, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी टीचर्स ऑफ इंडिया 1966 में स्टार्ट हुई बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेसिकली पूरे भारत के जितने टीचर्स हैं, ठीक है, जितने फार्मेसी के टीचर्स हैं, उनकी एक अलग संस्था है, एक अलग एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन है जो कि फाउंडेड की गई, ठीक है, बनाई गई क्रिएट करने के लिए बेटर इंटर कम्युनिकेशन को और प्रमोशन के लिए एक्सीलेंस इन फार्मेसी एजुकेशन में बेसिकली, ताकि कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी के एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को। तीसरी जो है, छठी जो यहाँ पर जो सिक्स्थ एसोसिएशन है वो है इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, पिलानी में 1963 में स्टार्ट हुई। ये नेशनल प्रोफेशनल बॉडी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, जो कि एंगेज होती है प्रैक्टिस में, एंगेज करती है फार्मेसी की प्रैक्टिस में। सेवेंथ है यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स हैं हमारे भारत में, बेसिकली रिप्रेजेंट करती है रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को इंडिया में, बेसिकली जो रिसर्च वगैरह हो रही है इन सारी के सारी चीज़ों में। 1965 में स्टार्ट हुई। एट्थ है यहाँ पर हमारी बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। भाई 10 ही है बस खाली, ठीक है, डरो मत कितनी सारी पढ़ते जा रहे हैं, याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद करने का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में से निकाल दो, कुछ चीज़ों को याद करना है, बाकी सारी चीज़ों का आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि समझोगे तो वहाँ पर लिख कर आ पाओगे, ठीक है। और समझोगे कब, जब लेक्चर्स को प्रॉपर ध्यान से देखोगे। सो दैट क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था कि भाई बल्क ड्रग यानी कि ज़्यादा बड़े अमाउंट में ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी एक अलग एसोसिएशन है, हैदराबाद में है। 1991 में 1991 में स्टार्ट हुई। बेसिकली इट इज़ एन ऑल इंडिया बॉडी है बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की, जो कि कंस्टिट्यूट की गई कैटर करने के लिए नीड्स को, ठीक है, बल्क ड्रग इंडस्ट्री की। ओके, 9th पर यहाँ पर हमारी है एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यानी कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं हमारे भारत में, इंडिया में, उनकी एक अलग एसोसिएशन है। जैसे कि ये एसोसिएशन है वो सारे के सारे पर्सन इसमें एंगेज करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं और कनेक्ट होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के साथ में, यानी कि जो कम्युनिटी के साथ में, समाज के साथ में जो फार्मासिस्ट बेसिकली इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए एक अलग ये बेसिकली एसोसिएशन है। फिर 10th है यहाँ पर हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस, यानी कि जितने पूरे भारत के फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनकी एक अलग एसोसिएशन है भाई, ठीक है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर्स हैं कॉलेजेस बेसिकली, उनके जो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हैं वो इस बेसिकली एसोसिएशन के क्या हैं मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक तो एमडीएस फार्मेसी, दूसरा है उम्मत एकेडमी एमडीएस फार्मेसी, ठीक है। तो दोनों चैनल्स को फटाफट से सब्सक्राइब आप कर दो प्लीज़। ओके, अब हम यहाँ पर मूव करते हैं भाई फार्मेसी एज अ कैरियर, कि फार्मेसी करने के बाद में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हो। सो दैट कैरियर इन फार्मेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरियर अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरी बेसिकली मतलब वर्ल्ड में जो कैरियर है फार्मेसी में बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट, एक बहुत बेहतर कैरियर ऑप्शन है फार्मेसी प्रोफेशन। द फार्मासिस्ट हैज़ वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और फार्मासिस्ट के पास में बहुत सारी वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अगर आप डी फार्म भी कर रहे हो ना, तब भी आप मतलब किसी फार्मेसी कॉलेज में लैब असिस्टेंट के तौर पर भी आप जॉब पा सकते हो, ठीक है। अगर आप मतलब एम फार्म किए हुए हो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोग्नोसी में, तो आपकी जॉब लग जाएगी बेसिकली एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर, फिर प्रोफेसर के तौर पर आपकी जॉब लग जाती, ठीक है। सो दैट यूनिवर्सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टीचिंग में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब रोल रहता है फार्मासिस्ट का, इन्वेस्टिगेशन में और रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च में, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप इन फार्मेसी फील्ड, और एक बहुत बड़ा मतलब स्कोप है फार्मेसी फील्ड में, जिस तरीके से एज अ फार्मासिस्ट। फर्स्ट यहाँ पर जो है वो क्या है, एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, कि आप क्या हैं, यू आर फार्मासिस्ट, आप फार्मासिस्ट के तौर पर बेसिकली काम कर सकते हो। द फार्मेसी डिप्लोमा, डी फार्म या कोई डिग्री होल्डर, ठीक है, बी फार्म आ जाएंगे, एम फार्म उसके बाद में, ठीक है, कैन वर्क, ये काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर, या कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पर, या कंसल्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पर, या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के तौर पर आपकी जॉब लग सकती है, आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। सेकंड यहाँ पर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पर दवाइयाँ बनाई जा रही हैं वहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। जैसे कि सम ऑफ द मेजर पोजीशंस होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, वेयर फार्मासिस्ट, जहाँ पर जो है फार्मासिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है, जैसे कि इंक्लूड प्रोडक्शन करने में, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करने में, रिसर्च करने में, डेवलपमेंट करने में, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में, सेल्स में, ये वेरियस फील्ड्स हैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। थर्ड यहाँ पर हमारा है फार्मास्यूटिकल सेल्स, यानी कि आप एज अ एमआर, ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई आप एज अ बल्क मतलब होल सेलर, रिटेलर, ये सारी की सारी चीज़। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो सेल कर सकते हैं बल्क ड्रग्स, यानी कि बड़े अमाउंट में ड्रग्स को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं एज अ बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, या सप्लायर के तौर पर, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के तौर पर, ठीक है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर, रिटेलर के तौर पर आप बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेल में एक अच्छे जो है करियर ऑप्शन है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ है यहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि एमआर। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है बेसिकली, तो अपने प्रोडक्ट्स को वो क्या कराती है, अपने प्रोडक्ट्स को उसे रिप्रेजेंट करना रहता है पूरे मतलब जगह जगह, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर्स के पास रिप्रेजेंट करना है, डॉक्टर्स के पास कौन लेकर जाता है, एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि डॉक्टर के पास उस पार्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट लेकर जाता है, उसकी सारी की सारी उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसका मतलब उसका प्राइस, उसके बारे में ओवरऑल वो कितनी ज़्यादा किफ़ायती है, कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है पेशेंट पर, उसको वो कितनी इफेक्टिव है, ये सारी की सारी चीज़ें बताता है। तो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर के तौर पर आपकी जॉब लग सकती है। ये सेल पर्सन होते हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, अपने ब्रांड को या अपनी कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ठीक है, फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज़ के लिए, बोथ नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए हो सकते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर भी, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को जाकर या अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को जाकर बेसिकली उसके बारे में लोगों को बताना, हॉस्पिटल्स में जाकर बताना, ठीक है, बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें। फिफ्थ है यहाँ पर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। फार्मेसी जो है वर्क कर सकता है फिजिशियंस के साथ में, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ में, एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर के तौर पर वर्क कर सकता है, मेंटेन करने के लिए भाई पेशेंट के पेशेंट ट्रीटमेंट जो हिस्ट्री है, यानी कि पेशेंट का जो इलाज चल रहा है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री, कब से इलाज चल रहा है, कौन कौन सी दवाइयाँ इसको दे चुके हैं, ठीक है, ये सारी के सारी उसका प्रॉपर जो ये मतलब ट्रीटमेंट है उसको मेनटेन करने के लिए। जो ड्रग्स हैं टू विच पेशेंट्स आर एलर्जिक, वो सारी के सारी ड्रग्स जिससे उस पेशेंट को एलर्जी है, ठीक है, तो उसके लिए। सिक्स्थ है यहाँ पर एकेडमिक्स में आपकी जॉब लग सकती है, जैसे कि फार्मेसी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगातार बोल रहा हूँ मैं, आप तो सुन ही रहे हो खाली, ठीक है, तो थोड़ा सारा मतलब होता है, ओके। एकेडमिक्स, फार्मासिस्ट डिग्री होल्डर्स जो हैं वो एम्प्लॉय हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, फार्मेसी प्रोफेशन के बेसिकली जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं, फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, ये इन्वॉल्व होती हैं टीचिंग में, रिसर्च में, पब्लिक सर्विसेज में और पेशेंट केयर में, ठीक है। इवन दैट डी फार्म कैंडिडेट्स जो है वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं एज ए लैब असिस्टेंट के तौर पर इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली, ठीक है। सेवन्थ जो यहाँ पर हमारे पास है वो है अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। जैसे कि आप सुनते होंगे कि भाई फला दोस्त जो है हमारा वो सऊदी चला गया, कोई जो है दुबई चला गया, ठीक है, वहाँ उसकी जॉब लग गई, किसी अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग गई। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर भी आपके पास बहुत सारी हैं। लॉट्स ऑफ हायर एजुकेशन
और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट हैव प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं कहाँ पर, एजुकेशन, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटल्स में, एज अ काउंसलर के तौर पर, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर आपकी बाहर, इंडिया के बाहर भी आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, तो ये था भाई फार्मास्यूटिकल, बेसिकली मतलब जो फार्मेसी एज ए कैरियर था। ठीक है, ये हमने टॉपिक पढ़ लिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्माकोपिया। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हमारे फार्माकोपिया, बट इस टॉपिक में बहुत सारे फार्माकोपिया आपको पढ़ने के लिए रहेंगे। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी। फिर आपको इसमें पढ़ने हैं बेसिकली जो हमारे भारत का इंडियन जो फार्माकोपिया है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसका फर्स्ट एडिशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मतलब यार आसान नहीं है। ठीक है, समझो इस चीज़ को। तो मेहनत करो आप इन 7 लेक्चर्स को, ओनली 7 लेक्चर्स को अगर आप देखते हो ना और नोट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो अपना बेस्ट देकर आ पाओगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है, अभी भी टाइम है, काफ़ी अच्छे से आपको सारी की सारी चीज़ों को समझना है। अब देखो समझो फार्माकोपिया होता क्या है। फार्माकोपिया अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और एकदम देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो फार्माकोपिया ऐसी किताब होती है या ऐसी बुक होती है किसी भी कंट्री की जिसमें उस कंट्री में यूज़ होने वाली ड्रग्स के बारे में सारी की सारी डिटेल होती है। जैसे कि कोई भी अगर मान लो हमें फार्मास्यूटिकल, मान लो कोई भी हमें पैरासीटामोल टैबलेट बनानी है, सिरप बनाना है, ठीक है, तो वो सिरप बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम उस बुक में जो हमारी इंडिया की अगर इंडियन फार्माकोपिया है तो उस बुक में पूरा सारा का सारा एकदम लिखा हुआ होगा कि भाई किस तरीके से हमें ये सिरप बनाना है। ठीक है, कौन कौन से ड्रग लेना है, एडिटिव्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कौन कौन से हम डाल सकते हैं बेसिकली, उसकी डोज, उसके यूजेज, ठीक है, उसकी बेसिकली सारी की सारी ओवरऑल चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। जैसे कि फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स पब्लिश बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो फार्माकोपिया है वो ऑफिशियल बुक होती है स्टैंडर्ड्स की जो कि पब्लिश करती है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है, जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, ठीक है, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट उसको बेसिकली पब्लिश करती है, जिसके अंदर क्या होता है, कंटेन करती है वो बुक लिस्ट ऑफ ड्रग्स, पूरी लिस्ट होती है ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल्स की। ठीक है, उनके फार्मूले जो हैं, ठीक है, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनका स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इसी तरीके से उनकी डोज और उनके यूजेज, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली उसमें मेंशन हुई होती हैं। ठीक है, हो रखी होती हैं बेसिकली। द वर्ड फार्माकोपिया, अब जो ये देखो वर्ड है ना फार्माकोपिया, ये लिया गया है बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से ये वर्ड लिया गया है फार्माकोपिया, नेमली जिसका मतलब है फार्माकॉन, एक वर्ड तो है फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, दूसरा है पोइया, ठीक है, जिसका मतलब है टू मेक, ठीक है, बनाना, मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, यानी कि ड्रग बनाना, ठीक है, या टू मेक द ड्रग। सो इट मीन्स एनी रेसिपी और फार्मूला और अदर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक और प्रिपेयर अ ड्रग। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो कोई सी भी रेसिपी हो या कोई भी हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, या कोई भी अदर स्टैंडर्ड है जो हमें चाहिए, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है या जो ज़रूरी है क्या करने के लिए, कोई भी ड्रग प्रिपेयर करने के लिए, कोई भी ड्रग बनाने के लिए। द टर्म फार्माकोपिया वाज फर्स्ट यूज इन 1580 इन अ बुक ऑन ड्रग स्टैंडर्ड्स प्रिंटेड इन बेरगामो इटली। जो टर्म था ना, जो वर्ड था फार्माकोपिया, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था 1580 में, बेसिकली 1580 में, एक बुक में ड्रग स्टैंडर्ड्स पर, ठीक है, जो कि प्रिंट हुई थी बेरगामो इटली में। बेसिकली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लिया, बस ये काफ़ी है। फार्माकोपिया इज़ ऑल्सो नोज कॉम्पेंडिया, फार्माकोपिया को और हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट अगर इजी लैंग्वेज में और मैं आपको बताऊं तो भाई जिस तरीके से देखो पहले होता था ना कि जब रेसिपी की बुक्स आती थी उसमें सारे का सारा, फॉर एग्जांपल अगर आपको कड़ी बनानी है, ठीक है, या आपको पालक पनीर बनाना है, ठीक है, तो उस रेसिपी में वो जो बुक होती थी बेसिकली क्या बोलते थे उसको पता नहीं, रेसिपी की बुक आप कह सकती हैं, तो उसमें सारी कुछ लिखी रहती थी सामग्री, ठीक है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, फिर उसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। इसी तरीके से बुक होती है बेसिकली फार्माकोपिया, जिसमें जो भी हमें ड्रग बनाना है, तो हमें दवाई बनानी है तो क्या क्या चाहिए, किस तरीके से बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि हमारे भारत का अपना फार्माकोपिया। यस, इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स टू डिफाइन आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ for the drugs imported, manufactured for sale,
स्टॉक्ड और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। यानी कि इंडियन फार्माकोपिया ऐसी ऑफिशियल बुक है स्टैंडर्ड्स की ड्रग्स के लिए, क्या डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए कि जो ड्रग है हमारे पास बेसिकली इसकी मतलब इसकी उसकी आइडेंटिटी कहाँ से उसको बेसिकली ऑब्टेन किया गया, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसकी प्योरिटी को, वो कितना ज़्यादा प्योर है, ठीक है, इसी तरीके से उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, ड्रग्स के लिए वो ड्रग जो कि इंपोर्ट किए जा रहे हैं भारत में, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, उसको चेक भी तो करना है प्योर है भी या नहीं है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो ब्रिटिश और इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे हैं बेचने के लिए, सेल के लिए, इसी तरीके से स्टॉक के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिया में, इसी तरीके से जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी वो यूटिलाइज होती थी पहले ऑफिशियल बुक के तौर पर ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो देश आज़ाद होने से पहले हम कौन से बुक यूज़ करते थे भाई, ब्रिटिश फार्माकोपिया हम यूज़ करते थे, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया हम यूज़ करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया स्टार्ट हुई ईयर 1944 में, 1944 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RN चोपड़ा, ठीक है, बेसिकली मतलब देश आज़ाद होने से कुछ साल पहले, ठीक है, जो पहली इंडियन फार्माकोपिया थी वो स्टार्ट हुई 1944 में अंडर द, जिसके चेयरमैन थे कौन चेयरमैन थे, डॉक्टर RN चोपड़ा, ठीक है। जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी वो फर्स्ट पब्लिश हुई ईयर 1946 में, 1946 में पब्लिश हुई। फिर जो गवर्नमेंट थी हमारी इंडिया की, भारत की, उसने कंस्टिट्यूटेड करी एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई गई 1948 में, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, क्या प्रिपेयर करने के लिए, इंडियन फार्माकोपिया बनाने के लिए, और एस्टेब्लिश की एक सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाज़ियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसको अप टू डेट यानी कि अपडेट रखने के लिए, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो देश आज़ाद होने के बाद में जो फर्स्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का, वो पब्लिश हुआ ईयर 1955 में, मैंने आपको पहले बताया था 1955 में पब्लिश हुआ, जिसके चेयरमैनशिप कौन थी, डॉक्टर BN घोष। आफ्टर 11 ईयर्स, फिर 11 साल के बाद में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B मुखर्जी, ठीक है, फिर उसके बाद में ठीक है, इनकी बेसिकली 11 साल के बाद में जो सेकंड एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो रिलीज़ हुआ 1966 में। फिर जो थर्ड एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ था 1985 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। फिर जो फोर्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ किस में, 1966 में, जिसके चेयरमैन भी थे कौन, डॉक्टर नित्यानंद। फिर जो फिफ्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ 2007 में। सिक्स्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 2010 में, और सेवन्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 2014 में, ठीक है, जो कि रिलीज़ हुआ था, किसने रिलीज़ किया था, बाय गुलाम नबी आज़ाद, और पब्लिश हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PK प्रधान, ठीक है। फिर जो एट्थ एडिशन था और लेटेस्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का, वो रिलीज़ हुआ 29 सितंबर 2017 में, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के थ्रू, ठीक है। अब जो है इट वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2018, ठीक है, ये जो है इफेक्टिव बनाया गया 1 जनवरी 2018 से, ठीक है। और जो एडेंडम है इंडियन फार्माकोपिया 2018 वो पब्लिश हुआ 2019 में। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने रिसेंटली अभी रिलीज़ किया है 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 2022 में, ठीक है। थोड़ा सारा यार बोरिंग तो है, ठीक है, थोड़ा सारा मतलब घिसना पड़ता है अच्छे से, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना, ये मत सोचो कि अभी देखो सुनो, अभी आपने एकदम फार्मास्यूटिक्स को स्टार्ट किया है, ठीक है, और स्टार्ट ही आपने ऐसे चैप्टर से किया है जो चैप्टर की स्टार्टिंग तो अच्छी थी, बट बीच में हिस्ट्री वाला पोर्शन, फार्माकोपिया वाला पोर्शन, ये थोड़ा सारा बोरिंग पोर्शन आ जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी रहती, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो थोड़ा सारा लेक्चर भी लेंथी हो रहा है, बट कोई नहीं, काफ़ी अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझनी है। अब जो है देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल कलेक्शन है स्टैंडर्ड्स का यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूनाइटेड किंगडम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के लिए, और ये पब्लिश होता है, हर साल पब्लिश होता है बेसिकली। ईयर 1864 में जो पहला ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो पब्लिश हुआ बाय कंबाइन कर 3 पुराने ओल्ड और रिप्यूटेड जो फार्माकोपिया थे उनको कंबाइन कर वो 3 कौन कौन से थे, फार्माकोपिया लॉन्डिनेंसिस 1618, ठीक है, इसी तरीके से एडनबर्ग फार्माकोपिया और डुबलिन फार्माकोपिया, 3 फार्माकोपिया थे, इन तीनों को कंबाइन कर एक जो है फर्स्ट एडिशन इसका बेसिकली क्या किया गया, रिलीज़ किया गया, पब्लिश किया गया।
अब जो न्यू एडिशंस हैं एडेंडम के वो रिलीज़ होते हैं क्विकली, ठीक है, एकदम से रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो सेकंड एडिशन था वो रिलीज़ हुआ 1867 में। जो थर्ड और फोर्थ एडिशन था वो रिलीज़ और पब्लिश हुआ ईयर 1885 में तीसरा, ठीक है, 1885 में थर्ड एडिशन, और इसी तरीके से 1898 में कौन सा फोर्थ एडिशन बेसिकली क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जो फिफ्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो रिलीज पब्लिश हुआ किसमें, 1914 में। इसी तरीके से भाई जो सिक्स्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का, ठीक है, ये जो है ऑफिशियल हुआ अक्टूबर 1932 में। जो सेवन्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 1948 में। एट्थ एडिशन 1953 में। नाइन्थ और टेंथ एडिशन 1958 में और टेंथ वाला 1963 में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 11th एडिशन इस फार्माकोपिया का ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 1968 में। 12th एडिशन पब्लिश हुआ था 1973 में। 13th एडिशन पब्लिश हुआ था 1980 में। 14th एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 1988 में। और 15वां एडिशन पब्लिश हुआ था 1993 में। तो बहुत ज़्यादा जल्दी बेसिकली ये क्या होते जा रहे हैं, पब्लिश होते जा रहे हैं इसके एडिशन। ओके, द न्यू ब्रिटिश फार्माकोपिया, अब जो नया ब्रिटिश फार्माकोपिया है 2021 एडिशन का जो है वो लीगली मेड इफेक्टिव है फ्रॉम जो है 1 जनवरी 2021 से। टुडे आज के टाइम पर ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो यूज़ हो रहा है बेसिकली 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो बुक है इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है दुनिया भर में। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, इंडियन फार्माकोपिया पढ़ लिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ लिया। नो डाउट बहुत ज़्यादा बोरिंग तो है बट सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। देखो यार, ये मत देखो कोई चीज़ कितनी ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है, ये देखो आपकी नॉलेज आपको कितनी आ पा रही है। और आप किसी चीज़ को सुनने और देखने और पढ़ने के बाद में अपने एग्ज़ाम्स में किस तरीके से आप मतलब अपना बेस्ट देकर आ पा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखो यहाँ पर पढ़ेंगे भाई यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी कि यूएसपी। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पब्लिश होता है, ये भी हर साल, ठीक है, बाय यूनाइटेड स्टेट्स के ज़रिए से। फार्माकोपियल स्टैंडर्ड जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया फाउंडेड हुआ 1820 में। 11 फिजिशियंस ने मिलकर इसको बेसिकली क्या किया, फाउंड किया वाशिंगटन में। डॉक्टर स्पाल्डिंग ने प्रपोज की नेशनल फार्माकोपिया 1817 में। जैकब बिगेलो ने पहला वाजदी जो ये क्या थे, प्राइमरी ऑथर थे फर्स्ट फार्माकोपिया के यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का जो मतलब ये जो पहला फार्माकोपिया था इसके क्या थे, प्राइमरी ऑथर था। उसके बाद में जो फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया था उसमें वो कंटेन था क्या, 217 ऑफ मोस्ट फुली एस्टेब्लिश और बेस्ट अंडरस्टूड मेडिसिन यूएसए में, ठीक है। तो कितनी थी वो, 217 थी। फिर जो फर्स्ट एडिशन था यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ 15 दिसंबर 1820 में, बोथ लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, बोथ लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। 1820 से लेकर 1942 तक ये जो है पब्लिश होता है हर 10 सालों में, हर 10 साल के गैप से बेसिकली पब्लिश होता है। तो फ्रॉम 1942 से लेकर 2000 तक, सन 2000 तक इट वाज पब्लिश एट 5 ईयर्स, ठीक है। फिर ये पब्लिश हो रहा है हर 5 साल के गैप से। फिर 2002 से लेकर इट वाज पब्लिश एनुअली, 2002 से अब तक ये हर साल बेसिकली पब्लिश होता है। जो फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी थी यूनाइटेड स्टेट की वो अपीयर्ड हुई 1888 में बाय अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए से। जो करंट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मूलरी थी इंक्लूड करती है मोर देन 5000 से ज़्यादा मोनोग्राफ्स फॉर फिनिश ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए एज वेल एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, एपीआईज़ के लिए और इसी तरीके से एक्सिपिएंट्स, ठीक है। स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मूलरी है इंक्लूड करती है 1500 से ज़्यादा एपीआई मोनोग्राफ जो कि कवर करते हैं 50 के करीब थेरेपेटिक क्लासेस इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजी जिसमें आ जाती है, कार्डियोवैस्कुलर आ जाती है, एंडोक्राइन, इन्फेक्शियस डिजीजेज और मेंटल हेल्थ ड्रग्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं नेशनल फार्मूलरी यानी कि एनएफ, ये हम कह सकते हैं एनएफआई, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया। जिस तरीके से फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसमें हम बेसिकली कोई भी ड्रग, अगर कोई भी दवाई हमें बनानी है तो हम उसको प्रीफर करते हैं, इसी तरीके से बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिस हैं, उनको गाइड करने के लिए, उनके गाइडेंस के लिए एक बुक है जिस बुक का नाम है नेशनल फार्मूलरी, ठीक है। तो नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया या एनएफआई ये ऐसी बुक है फॉर द गाइडेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोफेशंस के जो बेसिकली मेंबर्स हैं,
या मेडिकल, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो कि वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज़ में, सेल्स एस्टेब्लिशमेंट्स में, ठीक है। तो बेसिकली इनके लिए, इनके गाइडेंस के लिए ये बुक है, जिस बुक का नाम है नेशनल फार्मूलरी। द नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया इज़ एन ऑथोरिटेटिव गाइड टू प्रेस्क्राइबिंग, यानी कि ऐसी बुक है, ऑथोरिटेटिव मतलब गाइड करने के लिए, प्रेस्क्राइबिंग को, डिस्पेंसिंग को, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रिंग करने के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बेसिकली। टू प्रिपेयर नेशनल फार्मूलरी, नेशनल फार्मूलरी को प्रिपेयर करने के लिए जो एक्सपर्ट ओपिनियंस थे उन्होंने ऑब्टेन्स फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर से, टीचर्स इन मेडिसिन, बेसिकली नर्सिस, फार्मासिस्ट, हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है, उसको ऑब्टेन किया गया जो सिलेक्शन है ड्रग्स का, ठीक है, फॉर इंक्लूजन इन द नेशनल फार्मूलरी में। ये बेस है किसके बेस पर, रिलेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वेरियस ड्रग्स के, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, इसके बेसिस पर बेसिकली ये क्या है इसके अंदर, इस पर बेस्ड है, मेंशन है, जो कि यूज़ होती है करंट मेडिकल प्रैक्टिस में, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है कंट्री में, बेसिकली ड्रग की क्या उसके एडवांटेज, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसानात हैं, इसी तरीके से करंट मेडिकल प्रैक्टिस में, और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है हमारी कंट्री में, हमारे भारत में, ठीक है। तो बेसिकली इसके बेस पर नेशनल फार्मूलरी, और जो यहाँ पर जो ड्रग्स हैं जो कंटेंट है किस में, नेशनल फार्मूलरी में जो ड्रग्स हैं हैव बीन चूजन फॉर रैशनल और इकोनॉमिक प्रेस्क्राइबिंग के लिए बेसिकली उसको सिलेक्ट किया गया है। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया वुड सर्व एज गाइडेंस डॉक्यूमेंट है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, ठीक है, इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं या फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली इनके गाइडेंस के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, नर्सिस के लिए, मेडिकल और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, इसी तरीके से जो और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, तो इनके गाइडेंस के लिए क्या है, एक बुक है नेशनल फार्मूलरी। जो पहला, दूसरा और तीसरा जो एडिशन था नेशनल फार्मूलरी इंडिया का, ठीक है, वो पब्लिश हुआ 1960 में, 1966 में, 1980, ठीक है, 75, 76, 77, 78, 79, 1979 में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 1960 में फर्स्ट एडिशन, 1966 में सेकेंड एडिशन और 1979 में थर्ड एडिशन बेसिकली क्या हुआ, पब्लिश हुआ रेस्पेक्टिवली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से। ओके, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं भाई एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिनडेल। सर बहुत ज़्यादा बोर हो गए हम, मैं भी यहाँ पर बोर हो रहा हूँ थोड़ा सारा पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। आप तो खाली सुन ही रहे हो, बैठकर लेक्चर देख रहे हो एकदम अपने रूम में एकदम मस्त होकर। यहाँ पर मैं एकदम लाइटनिंग है इधर भी, ठीक है, मतलब सामने कैमरा है और एकदम रूम में, और एकदम से मतलब सारी चीज़ों को बोलना लगातार, ये सारी की सारी चीज़ें। तो यार लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, कोई ड्रग और वो किसी फार्माकोपिया में अगर सेट नहीं हुआ ना, उसको उठाकर किस में डाल दिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में डाल दिया, ठीक है। मार्टिनडेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बेसिकली, एक मतलब हम कह सकते हैं क्या थे, मार्टिनडेल ने ये लिखी थी बेसिकली बुक, तो इसलिए इसको मार्टिनडेल के नाम से भी जाना जाता है। द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज फर्स्ट प्रोड्यूस हुई थी 1883 में, जो कि लिखी थी विलियम मार्टिनडेल ने, और इसको मार्टिनडेल के नाम से भी इसलिए जाना जाता है। पब्लिश बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो थी ग्रेट ब्रिटेन की, उसके ज़रिए से पब्लिश हुई ये बुक। जो टर्म एक्स्ट्रा है इसका मतलब है आउटसाइड, इन दिस स्टैंड्स बिकॉज द बुक एम टू डिस्क्राइब ड्रग्स दैट वर आउटसाइड द ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि वो सारे के सारे ड्रग्स जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, देखो पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अलावा जितने ड्रग्स थे उसको बेसिकली इसमें क्या गया, लिस्ट किया गया था, ठीक है। इसका एम था ये, इट एम्स टू प्रोवाइड, इसका जो एम था वो क्या था, प्रोवाइड करना है प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट को, ठीक है, फिजिशियंस को विद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के साथ में सभी सब्सटेंसेस पर, ऑफिशियल, अनऑफिशियल और प्रोप्रिएटरी पर, ठीक है, जो कि करेंटली यूज़ हो रहे हैं बेसिकली किसमें, फार्मेसी में। जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है मार्टिनडेल कंटेन करती है इन्फॉर्मेशन ड्रग्स पर, ठीक है, हर्बल और कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पर, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स पर, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पर, विटामिन, न्यूट्रिशनल एजेंट्स हैं, वैक्सीन्स हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, डायग्नोस्टिक एजेंट्स हैं, मेडिसिनल गैसेस हैं, वेटरिनरी यानी कि जानवरों की जो दवाई है, जो ड्रग्स हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन है। टू डेट देयर आर बेसिकली 38 एडिशन है मार्टिनडेल के। जो 38th एडिशन है वो पब्लिश हुआ जून 2014 में लंदन फार्मास्यूटिकल प्रेस के ज़रिए से। ओके, तो हम पढ़ते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, और इस टॉपिक के बाद में फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट।
सैलिएंट फीचर्स यानी कि क्या क्या वो फीचर्स हैं फार्माकोपिया के। बेसिकली यहाँ पर हमें जो फर्स्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, इसी तरीके से जितने एडिशन्स हैं उनके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो हमें पढ़ने रहते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सो दैट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर प्रीफर करना। द टर्म सैलिएंट फीचर इज़ डिफाइनिंग एलिमेंट्स दैट डिस्टिंग्विश वन टारगेट फ्रॉम अनदर। यानी कि सैलिएंट फीचर्स हम उन चीज़ों को कहते हैं, यानी कि ये वो डिफाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं, मीन्स दैट किसी एक टारगेट को किसी दूसरे से बेसिकली, यानी कि क्या डिफरेंस है बेसिकली, अलग जो है मतलब और जो चीज़ें हैं और इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो ये वो सारे के सारे फीचर्स होते हैं। फॉलोइंग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं, यानी कि डिफरेंसिंग फीचर्स हैं हर एक एडिशन के इंडियन फार्माकोपिया की। जैसे कि यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि जो पहला एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का जो कि 1955 में 1955 में जो कि पब्लिश हुआ था। ठीक है, सो दैट इसमें क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। द टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ्स हैव बीन इन लैटिन लैंग्वेज, यानी कि जो टाइटल्स थे मोनोग्राफ्स के, जो टाइटल्स थे ना वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए थे। ठीक है, जो वेट्स और मेजरमेंट था वो जो था वो मैट्रिक सिस्टम में यहाँ पर लिखा हुआ था फर्स्ट एडिशन में इंडियन फार्माकोपिया की। डोजेज जो थी वो एक्सप्रेस हुई थी बोथ मैट्रिक में और इसी तरीके से इंग्लिश सिस्टम में, दोनों में जो है डोजेज को एक्सप्रेस किया गया था। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये तो बता दो कि जो मतलब एडिशन क्या होता है, कि फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली देखो, जब भी कोई बुक लॉन्च होती है ना, तो बेसिकली जब उसका फर्स्ट एडिशन है बेसिकली, तो जब दोबारा वो बुक लॉन्च होगी ना वही सेम बुक, तो उसमें कुछ ना कुछ हमने चेंज करा, उसको थोड़ा और बेहतर बनाया और एनहेंस किया, फिर हमने उसको जो है उसका सेकंड एडिशन लॉन्च किया, फिर और हमने उसको एनहेंस करा और ज़्यादा बेहतर बनाया। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो डेट्स थी वो हमने उसके अंदर ऐड करी, जो बेकार की चीज़ें हम समझते थे उसको हमने उसमें से जो है बेसिकली डिलीट किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब जैसा आप देखोगे भाई अपनी लाइब्रेरी में कि वहाँ पर बुक्स पे लिखा होता है फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो बेसिकली जो करंट एडिशन होता है ना, लेटेस्ट एडिशन, उसमें मतलब सारी चीज़ें एकदम निचोड़ बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन हैज़ बीन गिवन एट द एंड ऑफ सम ऑफ द मोनोग्राफ्स, यानी कि कुछ मोनोग्राफ्स के एंड में लिस्ट ऑफ प्रिपरेशंस वो भी जो है दी हुई थी। इसी तरीके से टेम्परेचर को एक्सप्रेस किया गया था यहाँ पर सेल्सियस में, सेल्सियस थर्मोमेट्रिक स्केल पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब आता है सेकंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1966 में 1966 में 1966 में सेकंड एडिशन आता है इंडियन फार्माकोपिया का। इसमें जो मोनोग्राफ्स के टाइटल थे हैव बीन चेंज, उनको चेंज किया गया फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, लैटिन से इंग्लिश में किया गया, एंड द वर्ड्स ऑफ टाइटल। ठीक है, और जो वर्ड्स थे टाइटल के, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंजेक्शन ऑफ एमिनोफाइलिन था। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ एमिनोफिलिन ये किस में लिखा हुआ था, फर्स्ट एडिशन जो था इंडियन फार्माकोपिया का उसमें ऐसे लिखा हुआ था, और उसमें क्या थे लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, जो टाइटल्स थे मोनोग्राफ्स के वो लैटिन लैंग्वेज में थे। सेकेंड एडिशन में जो टाइटल थे मोनोग्राफ्स के वो चेंज कर लैटिन से इंग्लिश में किया गए, और जो वर्ड थे टाइटल के बेसिकली। ठीक है, सो दैट जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ऑफ एमिनोफिलिन को चेंज कर क्या कर दिया गया, एमिनोफिलिन इंजेक्शन ये कर दिया गया, सिंपल। ठीक है, डोजेस को यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक सिस्टम में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में, मैट्रिक सिस्टम में किया गया। ठीक है, एक्सप्रेस किया गया। इसी तरीके से जो सॉल्युबिलिटी थी उसको एक्सप्रेस किया गया पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट पार्ट ऑफ सॉल्यूट इसके तौर पर। इसी तरीके से जो प्रिपरेशन थी किसी ड्रग की हैव बीन गिवन इमीडिएटली उसको दिया गया मोनोग्राफ के बाद में। ठीक है, ऑन पेरेंट ड्रग पर। ठीक है, इसी तरीके से जो टेस्ट था स्टेरिलिटी के लिए जो टेस्ट थे उनको मॉडिफाइड किया गया और प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि डिटेक्शन ऑफ फंजाई को डिटेक्ट करने के लिए उसके लिए बेसिकली टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी ये उसके अंदर मॉडिफाई किए गए। इसी तरीके से कुछ नई एनालिटिकल टेक्निक्स को मॉडिफाई किया गया था सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में। अब आता है यहाँ पर थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो कि 1985 में बेसिकली पब्लिश हुआ, और यहाँ पर क्या था कि जो न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स थी, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीमेट्री है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये इसमें इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, इसी तरीके से डिजोल्यूशन टेस्ट, किसी चीज़ के डिजोल्व होने का जो टेस्ट है बेसिकली डिजोल्यूशन टेस्ट, उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन केस ऑफ कुछ सर्टेन टैबलेट्स की केस में। ठीक है, यानी कि टैबलेट को डिजोल्व होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, सो दैट डिजोल्यूशन टेस्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। डिस्टिंग्रेशन टेस्ट भी उसके अंदर इन्वॉल्व किए गए, बेसिकली इसके अंदर ऐड किया गया टैबलेट के लिए, उसको मॉडिफाइड किया गया बेसिकली। कुछ ड्रग्स जो उनको जो है उनका नाम चेंज किया गया। ठीक है, उनको रीनेम किया गया, जैसे कि एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड नाम था पहले, अब उसको चेंज कर क्या किया गया इसमें थर्ड एडिशन में एस्पिरिन कर दिया गया। इसी तरीके से टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि गाढ़ेपन का जो टेस्ट है, विस्कोसिटी का जो टेस्ट है, उसको मॉडिफाई किया गया था किसके अंदर,
थर्ड एडिशन के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसके अंदर इंक्लूड की गई। अब आता है फोर्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का, जो कि 1966 में 1996 में बेसिकली पब्लिश हुआ। और ये जो टेक्स्ट था इसका वो अवेलेबल था 2 वॉल्यूम्स में, यानी कि जो इंडियन फार्माकोपिया था बेसिकली 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ। जो न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स थी जैसे कि HPLC ये इसके अंदर इंक्लूड की गई। इसी तरीके से जो कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूले थे वो इंट्रोड्यूस किए गए किसके अंदर, फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। कुछ टाइटल्स चेंज किए गए टू इंक्लूड मोर कॉमनली एक्सेप्टेड नेम्स के साथ में, जैसे कि हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड को, ठीक है, चेंज किया गया किसके लिए, इसको पोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड से, ठीक है, इसके लिए। सो दैट अ नंबर ऑफ जनरल मोनोग्राफ्स, जैसे कि एग्जांपल आई ड्रॉप्स हैं, आई ऑइंटमेंट्स हैं, सपोजिटरीज हैं, पेसरीज हैं, ओरल लिक्विड नेजल प्रिपरेशंस हैं, ये इंक्लूड की गई किसके अंदर, फोर्थ एडिशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा आता है भाई फिफ्थ एडिशन जो था इंडियन फार्माकोपिया का, 2007 में ये पब्लिश हुआ। ये जो एडिशन था ये प्रेजेंट हुआ कितने वॉल्यूम्स में, बेसिकली 3 वॉल्यूम्स में ये जो फार्माकोपिया का फिफ्थ एडिशन था ये पब्लिश हुआ, प्रेजेंट हुआ। जो टेस्ट है एबनॉर्मेलिटी टॉक्सिसिटी के लिए, इज़ कन्फाइंड टू सर्टेन वैक्सीन्स के लिए। इसी तरीके से जनरल केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उनको ऑलमोस्ट एलिमिनेट किया गया। और मोर साइंटिफिक इंफ्रारेड ये और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट को इसमें जो है दिया गया, ठीक है, फिफ्थ एडिशन में। इसी तरीके से लेबलिंग, स्टोरेज ये जो है फीचर्ड की गई मोनोग्राफ्स के एंड में। इसी तरीके से लिमिट जो है बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन की इंट्रोड्यूस की गई, कंट्रोल करने के लिए माइक्रोबियल क्वालिटी को, ठीक है, सभी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की ये इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड की गई थी फिफ्थ एडिशन में। सिक्स एडिशन में क्या हुआ, 2010 में पब्लिश हुआ था सिक्स एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का। और इसमें जो नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स थे जैसे कि एक्सिपिएंट्स की, एंटी कैंसर ड्रग्स के, हर्बल प्रोडक्ट्स के, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के, ये इंक्रीज़ किए गए इसके अंदर जो मोनोग्राफ्स के नंबर थे। बेसिकली जो मोनोग्राफ्स था वैक्सीन का, इम्यूनोसेरा, इसको अपग्रेड किया गया बेसिकली इन व्यू ऑफ डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, ठीक है, फील्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट बेसिकली उसके रूप में अगर देखते हैं, सो दैट उसमें इसको इंक्लूड किया गया, मीन दैट अपग्रेडेड किया गया। इसी तरीके से एक नया चैप्टर लाइपोसोमल प्रोडक्ट्स का, ठीक है, लाइपोसोमल प्रोडक्ट्स का नया चैप्टर और मोनोग्राफ जो है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का इसके अंदर ऐड किया गया था सिक्स एडिशन के अंदर। इसी तरीके से न्यू चैप्टर, एक चैप्टर जो है NMR का वो इनकॉर्पोरेट किया गया अपेंडिसिस में। जो चैप्टर था माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन पर उसको अपडेट किया गया टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू हार्मोनाइज विद प्रिवेलिंग इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। सो दैट यहाँ पर ये कुछ चेंजेस किए गए थे सिक्स एडिशन में। अब यहाँ पर जो सेवन्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का 2014 में 2014 में बेसिकली ये पब्लिश हुआ। इसमें इसको प्रेजेंट किया गया था 4 वॉल्यूम्स में, ठीक है, 4 वॉल्यूम्स में से प्रेजेंट किया गया। बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया गया अपेंडिसिस में। ये जो एडिशन था इसमें इंक्लूड्स था क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक, और एक्सपेरिमेंटल जो मेथड्स हैं वाइडली एडॉप्टेड हैं पूरे भारत में, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, तो उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड जो है सब प्रेस्क्राइब्ड हैं ड्रग्स के लिए जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, कंट्रीब्यूट करने के लिए कंट्रोल और एश्योरेंस को, क्वालिटी की, ठीक है, मेडिसिन की जो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी बेसिकली कंट्रोल है, उसके लिए बेसिकली यहाँ पर उसको हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है प्रेस्क्राइब के लिए वो यहाँ पर ऐड किया गया, प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसी तरीके से ये इनकॉर्पोरेट करा है इसने 2548 यानी कि 2548 मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग आउट ऑफ, जिसमें से 577 यानी कि 577 जो है न्यू मोनोग्राफ्स थे जो कंसिस्ट करते थे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि API, एक्सिपिएंट्स, डोजेज फॉर्म, एंटीबायोटिक मोनोग्राफ्स, इंसुलिन, हर्बल प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा है 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2017 में 2017 में ये पब्लिश हुआ। जो न्यू एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो ब्रॉड किस में आया, 4 वॉल्यूम्स में आया। स्टैंडर्ड्स जो थे न्यू ड्रग्स के और ड्रग्स जो कि यूज़ हो रहे हैं अंडर NHP में, ठीक है, वो जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई। मोर स्पेसिफाइड इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक और HPLC जो टेस्ट हैं वो जो है दिए गए। एम्फेसिस में 53 न्यू फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस मोनोग्राफ्स वो इंक्लूड किए गए 8th एडिशन में, आउट ऑफ जिसमें से 25 जो FDC मोनोग्राफ्स थे वो अवेलेबल नहीं थे किसी फार्माकोपिया में, ठीक है। इसी तरीके से जो यूज़ है क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स का, ठीक है, वो ग्रेटली एक्सटेंड किया गया टू एसेस करने के लिए नेचर को, ठीक है, और एक्सटेंड करने के लिए इम्प्योरिटीज़ को इंग्रेडिएंट्स में और प्रोडक्ट्स में से, ठीक है। सो दैट ये था अब हमारा लेक्चर फर्स्ट, जो कि डे फर्स्ट में हमने लेक्चर फर्स्ट में हमने चैप्टर फर्स्ट को कम्प्लीटली और बहुत सुपर लेवल से हमने यहाँ पर कंप्लीट करा है।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डे सेकंड होगा, तो डे 2 में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक बहुत शॉर्ट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली आधा घंटे में बेसिकली जो चैप्टर सेकंड है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप पैनिक नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम टेंशन में आ जाते हैं लास्ट मोमेंट पर आकर के अब क्या करना है। ठीक है, और वो आकर जो है एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो कुछ कर नहीं पाते बेसिकली। तो भाई बार बार मेहनत करने से बेहतर यह है कि एक ही बार अच्छे से मेहनत कर ली जाए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 7 वीडियोस देखनी है। कितनी? 7 ओनली। अगर आप सिर्फ 7 वीडियो 7 दिन तक रोज़ाना एक वीडियो, अगर आप रोज़ाना एक लेक्चर अगर आप देखेंगे, सो दैट ये पूरी फार्मास्यूटिक्स विद नोट्स एंड विद कॉन्सेप्ट्स एंड विद एक्सप्लेनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और सुपर लेवल से आप अपना बेस्ट देकर आ पाओगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखो कमेंट ज़रूर कर दिया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मुझे थोड़ा सारा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये बहुत बड़ी कमी की बात है। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके और उसका जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।